नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं चट्टान के विषय में। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो धरातली भाग है, पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग है, जैसे हम भूपर्पट्टी या क्रस्ट के नाम से जानते हैं, वह चट्टान से मिलकर बना होता है। यानी जब भी हम किसी पठार पर देखते हैं, किसी पहाड़ी प्रदेश पर देखते हैं, तो हमें विशाल विशाल मात्रा में चट्टानें दिखाई देती हैं, जो बहुत जटिल होती हैं, बहुत कठोर होती हैं। तो उन जो चट्टानें होती हैं, उन्हीं से मतलब पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत ही मतलब कहें तो 95% भाग चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह चट्टान के विषय में रहेगा। हम चट्टानों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चट्टानों के टॉपिक को समझना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि हम बात करें कि पृथ्वी का जो धरातल है, पृथ्वी का जो क्रस्ट ऊपरी भाग है, जो किसी हम क्रस्ट कहते हैं, जिसे हम भूपर्पट्टी कहते हैं, तो वह भाग चट्टानों से मिलकर बना है। और चट्टान से मिलकर ही बनी है खनिज, यानी खनिजों से मिलकर ही चट्टान बनी है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जितने भी खनिज पृथ्वी पर विद्यमान है, सभी चट्टान है। यानी जब मान के चलिए चट्टान और खनिज में क्या चट्टान और खनिज में क्या अंतर है, सबसे पहले इसी को स्पष्ट कर लेते हैं कि जब चट्टान होती है तो चट्टान बहुत से खनिजों का मिश्रण है, जबकि जो खनिज है वह एक ही प्रकार के, एक ही तत्व के, एक ही मतलब उनके एक ही गुण रूप होता है। जैसे सोना एक खनिज है, तो उस वह भी एक चट्टान ही है, परंतु उसका एक गुण रूप है, उसके निश्चित मात्रा में जो अणु परमाणु जिस प्रकार से संलग्न है, तो उसका एक अलग क्रम है, इसलिए खनिज बना है। तो जो चट्टानें होती हैं वह कई प्रकार के खनिजों से मिलकर बनती हैं। जैसे कि जो पृथ्वी पर जितने भी खनिज पाए जाते हैं, तो सभी खनिज चट्टानों से मिलकर ही बने हुए हैं, हम यह कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, जिसे हम धरातल कहते हैं, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, वह चट्टान से मिलकर बना है, और चट्टानें हैं वह खनिज से मिलकर बनी है। यह स्पष्ट हो गया। अब कौन कौन से ऐसे खनिज हैं जिन खनिजों से मिलकर, जिन कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हैं, उन मिनरल्स से मिलकर चट्टानों का निर्माण हुआ है, तो उनमें से कुछ तत्वों के नाम प्रमुख हैं, जिसका नाम है सबसे पहले है फेल्सपार। तो फेल्सपार एक खनिज है। इस खनिज से मिलकर चट्टानें बहुत सी बनी हुई हैं। यानी पृथ्वी पर जितनी भी चट्टानें पाई जाती हैं, उसमें 50% चट्टानों में फेल्सपार प्रमुख रूप से पाया जाता है। और इससे पहले हम यह बता दें कि पृथ्वी पर जितने भी तत्व पाए जाते हैं, पृथ्वी का जो धरातली भाग है, धरातली भाग की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि स्थल मंडल के ऊपरी भाग को समझना। इस पर स्थल मंडल में कौन कौन से भाग आते हैं, इसमें पर्वत भी आते हैं, इसमें पठार भी आते हैं, इसमें नदियां भी आती हैं, तो संपूर्ण भाग स्थल मंडल का इसमें आ जाता है। तो यह कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना है, तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में है ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर सिलिका, एल्यूमिनियम, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। इन 8 तत्वों से पृथ्वी के मतलब जितने भी जो हमारी जो क्रस्ट है, वह इन्हीं 8 तत्वों से मिलकर बनी है। एक बार मैं इसके मतलब पुनः इसके नामों को दोहराना चाहूंगा। ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन यानी लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। इन 8 तत्वों से पृथ्वी का जो धरातली भाग है, वह धरातली भाग इन्हीं 8 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ठीक। तो पृथ्वी का जो चट्टानें पाई जाती हैं, तो चट्टानें भी कुछ प्रमुख खनिजों से बनी हुई हैं। यानी हम कहें तो विभिन्न खनिजों का मिश्रण ही चट्टान कहलाता है। तो कौन कौन से तत्व मतलब कौन कौन से मिनरल इस खनिजों मतलब चट्टान में शामिल होते हैं, तो उसमें सबसे पहले फेल्सपार। फेल्सपार एक ऐसा खनिज है जो पृथ्वी पर जितनी भी चट्टानें पाई जाती हैं, उन सभी चट्टानों में 50% के रूप में पाया जाता है। यानी 50% चट्टानों फेल्सपार से बनी हुई है। इसके बाद क्वार्ट्ज। और फेल्सपार किससे बना हुआ है, फेल्सपार में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो उसमें होते हैं जो सिलिका होती है, ऑक्सीजन होता है। जैसे कि हमने बताया इन 8 तत्व जो हमने अभी 8 तत्वों की बात की, तो 8 तत्व पृथ्वी का जो धरातल बना हुआ है, जो पृथ्वी का ऊपरी भाग बना हुआ है, उसमें यही 8 तत्व डोमिनेट करते हैं। इस प्रकार से हमारा वायुमंडल का संगठन है कि उसमें ऑक्सीजन कुछ मात्रा में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत अधिक मात्रा में, कि जिस प्रकार से हमारा वायुमंडल प्रमुख 2-3 गैसों प्रमुखता से पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03%, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, नाइट्रोजन 71% पाई जाती है, 71, हाँ शायद, हाँ 78%।
नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। तो इस प्रकार से वायुमंडल में कुछ जो गैसें पाई जाती है, तो गैसों से मिलकर वायुमंडल बना हुआ है। उसी प्रकार से पृथ्वी का जो धरातल है, पृथ्वी का चट्टानी भाग है, वह भी कुछ खनिज तत्वों से बना हुआ है, जिन्हें फेल्सपार प्रमुख है। तो फेल्सपार में क्या क्या तत्व सम्मिलित होते हैं? तो उसमें ऑक्सीजन होता है, इसमें सिलिका होती है, इसमें उसमें आयरन के तत्व होते हैं। इसके अलावा दूसरा तत्व होता है, दूसरा मिनरल होता है, उसे हम क्वार्टजाइट कहते हैं। तो क्वार्टजाइट आपने देखा भी होगा कि जितने भी रेडियो के संबंध में जो हमारी जो रेडियो रडार बनाए जाते हैं, वह क्वार्टजाइट के बनाए जाते हैं। और क्वार्टजाइट बता रहे तो व्हाइट रंग का या सफेद रंग का क्वार्टजाइट होता है। तो पृथ्वी पर जितने भी तत्व पाए जाते हैं, उनमें दूसरे नंबर पर क्वार्टजाइट पाया जाता है। यानी 50% यदि फेल्सपार पाया जाता है, जितनी चट्टाने में 50% फेल्सपार पाया जाता है, तो क्वार्ट्ज भी करीब 20 से 25% क्वार्ट्ज चट्टानों में पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर पायरोक्सिन होता है, जो कि 10% चट्टानों में पाया जाता है। 10% चट्टानें पायरोक्सिन से बनी होती है। इसके अलावा एम्फी बोल होता है। इसके अलावा माइका और ओलबीन। माइका की हम बात करें तो माइका जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के हमारे जो प्रमुख इलेक्ट्रिसिटी में प्रयोग होता है, उसे माइका कहते हैं। ओलबीन होता है। तो इस प्रकार से जितने भी मतलब हम तत्वों की नाम लिया, एक बार फिर से उसको दोहरा देता हूँ कि उसमें सबसे पहले फेल्सपार, यानी पृथ्वी पर जितनी भी चट्टाने हैं, उसमें 50% चट्टाने इसी फेल्सपार तत्व से बनी हुई हैं। और फेल्सपार तत्वों में शामिल होते हैं ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन इत्यादि फेल्सपार मतलब में शामिल होते हैं। ठीक, इसके अलावा करीब 20% चट्टाने इसी क्वार्टजाइट से बनी होती हैं। क्वार्टजाइट जो कि सफेद रंग का होता है। रेडियो, रडार इत्यादि उपकरणों को बनाने में इसमें क्वार्टजाइट का उपयोग किया जाता है। तो क्वार्टजाइट पृथ्वी के जो चट्टानें पाई जाती हैं, तो दूसरे नंबर पर क्वार्टजाइट का मतलब पाया जाता है। इसके अलावा पायरोक्सिन पाया जाता है 10% क्षेत्र पर चट्टानों में। एम्फीबोल पाया जाता है। इसके अलावा माइका पाया जाता है, ओलबीन। और माइका होता है, माइका जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के उपकरण होते हैं, उसमें माइका का प्रयोग किया जाता है। ओलबीन जो कि हरे रंग का होता है। तो इस प्रकार से जो तत्व है, यही चट्टान के रूप में शामिल होते हैं। इन्हीं तत्वों से मिलकर चट्टान का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपने चट्टान को समझा कि चट्टान में यदि हम कहें तो आप समझ सकते हैं, आपका सामने चित्र आ जाएगा चट्टान क्या है आखिर। तो चट्टान, खनिज, चट्टान और खनिज दो तत्व हैं। तो चट्टान को हमने स्पष्ट किया, खनिज को स्पष्ट किया। दोनों के बीच में क्या विभिन्नता है, क्या अंतर है। यानी हमने बताया कि जब बहुत से खनिज तत्व एक साथ मिल जाते हैं, उनका एक निश्चित रूप नहीं होता कि इसमें इतने मतलब यह मतलब ऑक्सीजन इतना होगा, सिलिका इतनी होगी, बल्कि बहुत से तत्व होते हैं। जब एक साथ मिल जाते हैं तो चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। और जब एक ही प्रकार के तत्व, एक ही प्रकार के अवयव इकट्ठे होते हैं, तो खनिज का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, तो एक ही प्रकार के अणु परमाणु होंगे उसमें, तभी तो एल्यूमिनियम बना है। तो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग, जो धरातल है, जो क्रस्ट है, वह चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। और चट्टानें हैं वो खनिजों से मिलकर बनी हुई है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा। अभी हम बात करें तो पृथ्वी पर जितने भी तत्व पाए जाते, जितने भी खनिज चट्टानें पाई जाती हैं, वह उन चट्टानों को 3 भागों में बांटा जाता है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतर चट्टान। तो पृथ्वी पर जितनी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, उन सभी चट्टानों में 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस, जिसको अंग्रेजी में इग्नियस कहते हैं। आग्नेय, अवसादी, जिसको हम सेडिमेंटरी कहते हैं अंग्रेजी में। और तीसरा होता है कायांतरित, मेटामॉर्फिक, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो 3 ही प्रकार की चट्टानें पृथ्वी पर संपूर्ण धरातल होता है। संपूर्ण धरातल पर आप देख लीजिए, केवल 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, इसमें आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो आग्नेय चट्टानें क्या है, सबसे पहले ये समझना प्रमुख होगा। तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो अभी तो हमने संपूर्ण रूप से चट्टानों की बात की थी, तो अभी हम आग्नेय चट्टानों की बात करने जा रहे हैं। तो पृथ्वी पर जितनी भी चट्टानें, चाहे वो 3 चट्टानों में से कोई किसी की बात कर लें, सभी चट्टानें पृथ्वी के अंदर से जो मेग्मा निकलता है, जो आग, जो लावा निकलता है, उसी के परिणाम स्वरूप बनती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से, हम आग्नेय चट्टानों की बात कर रहे हैं, आग्नेय चट्टानें आखिर क्या है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब ज्वालामुखी के रूप में मेग्मा निकलता है, तो मेग्मा जब पृथ्वी के धरातल पर आता है तो ठंडा हो जाता है, तो हम उसे लावा कहते हैं। और लावा के ठंडे होने के पश्चात वह ठोस हो जाता है, तो वही चट्टान का रूप धारण कर लेता है, और उसे ही हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो पृथ्वी पर सबसे प्राथमिक अवस्था में जब पृथ्वी का, हम जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति करीब 4.5 अरब वर्ष पहले मानी जाती है।
तो जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय पृथ्वी पहले जो कि एक गर्म आग के गोले के समान थी। तो जब पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण हो रहा था, तो उस समय ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। तो ज्वालामुखी के कारण पृथ्वी का जब संकुचन हुआ, तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में ज्वालामुखी उत्पन्न हुई। तो ज्वालामुखी के कारण जो लावा बाहर निकला, उन्हीं लावे से जो बहुत बड़ी संख्या में आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। तो पृथ्वी पर लगभग 95% भाग आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। आपको स्पष्ट हो गया हुआ। अब आग्नेय चट्टानें यदि हम व्यवहारिक रूप में बात करना चाहें, तो आग्नेय चट्टानें आखिर है क्या? तो ज्वालामुखी के इसके माध्यम से जो लावा निकला है, जो मैग्मा जो बाहर जब निकलकर जो ठंडा हो गया है, वायुमंडल के संपर्क में आकर जो ठंडा कोई चीज ठंडी हो जाती है, तो जब वह ठंडा हो चुका है, जब वह मतलब जम चुका है, तो वह कठोर हो जाता है। तो वही हमें आग्नेय चट्टान के रूप में दर्शाता है, प्रदर्शित होता है। वही चट्टान आग्नेय चट्टान है। तो जब पृथ्वी के जो आग्नेय चट्टान की जो विशेषता है, यानी आग्नेय चट्टान आखिर है क्या, तो आग्नेय चट्टानों की बात विस्पष्ट बताया कि ज्वालामुखी के माध्यम से जो लावा निकलता है उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। परंतु आग्नेय चट्टानों की विशेषता है कि उसमें किसी भी प्रकार की जो वनस्पति होती है वह नहीं पाई जाती है। किसी भी प्रकार के जीव जंतु के जो अवशेष होता है, जिसे हम जीवाश्म कहते हैं, तो आग्नेय चट्टानों में किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते। यहाँ पर यह बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। अब क्यों नहीं पाए जाते, इसका भी एक प्रमुख रीजन है, प्रमुख कारण है। क्योंकि यदि हम जब आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति की बात करें, तो आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति हुई थी तो प्री कैम्बियन काल में हुई थी। प्री कैम्बियन काल का तात्पर्य वह है कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हो रही थी, जब पृथ्वी का जो वर्तमान रूप था वह बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ रही थी, तो प्री कैम्बियन काल में पृथ्वी पर जब ज्वालामुखी की उत्पत्ति हुई थी, ज्वालामुखी के बनने के कारण लावा उत्पन्न हुआ था। तो उस समय जब प्री कैम्बियन काल में जीव पृथ्वी पर नहीं थे, यानी जीव जंतुओं का उद्भव पृथ्वी पर नहीं हुआ था, इसलिए आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा जीवाश्म के साथ साथ उसमें जीवों के साक्ष्य भी नहीं पाए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उसमें किसी प्रकार की लेयर नहीं पाई जाती है। तो पृथ्वी पर जो आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं जिनका उद्भव ज्वालामुखी उद्गार के कारण हुआ है, तो उसमें ना तो किसी प्रकार की परतें पाई जाती हैं, जैसा कि अवसादी चट्टानें रहेंगी उसमें परतें पाई जाएंगी। परंतु जो आग्नेय चट्टानें जब उनका निर्माण हुआ था, तो जो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग से जो लावा निकलता है वह इतना अधिक गर्म होता है, इतना अधिक जिसे हम जलते हुए अंगारे कहते हैं, तो वह इतनी गर्म अवस्था में होता है कि उसमें जो जीवाश्म का ठहरना संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए जो आग्नेय चट्टानों की विशेषता है कि उसमें जो जीवों के साक्ष्य नहीं पाए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल नहीं पाया जाता, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि एक तो जब पृथ्वी पर जो आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ था, तो उस समय पर पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था, जीवन नहीं था, क्योंकि यह कार्य पृथ्वी की उत्पत्ति के समय प्री कैम्बियन काल में हुआ है, और प्री कैम्बियन काल में जीवों का पृथ्वी पर वास नहीं हुआ करता था। ठीक, इसके साथ साथ दूसरा कारण यह है कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग से जो बाहरी भाग में जो लावा निकलता है, तो लावा वह बहुत गर्म होता है, जिसके कारण जीवाश्म उसमें ठहर नहीं पाते हैं, जल जाते हैं, बच नहीं पाते हैं। तो इसके कारण जो पृथ्वी के जो आग्नेय चट्टानें हैं, तो उसमें जीवाश्म का अभाव होता है। इसके अलावा परतों का भी अभाव होता है, किसी प्रकार की लेयर नहीं पाई जाती है। ठीक, तो यह तो रही आग्नेय चट्टानों की बात। अब हम बात करते हैं आग्नेय चट्टानों के उदाहरण क्या है आखिर। तो ढक्कन का पठार महाराष्ट्र में, भारत के महाराष्ट्र राज्य में जो ढक्कन का पठार का निर्माण हुआ है वह इसी लावे के परिणाम स्वरूप हुआ है ना। तो जो ढक्कन का पठार का निर्माण हुआ है, इसके अलावा जो कि साइबेरिया का पठार है, उस पठार का निर्माण भी आग्नेय चट्टानों के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसके अलावा जो कोलंबिया का पठार है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में कोलंबिया का पठार का निर्माण भी इन्हीं आग्नेय चट्टानों के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो आप ढक्कन के पठार की उत्पत्ति के समझ सकते हैं कि ढक्कन की पठार की उत्पत्ति ज्वालामुखी के निकले हुए लावे के परिणाम स्वरूप हुई थी, और ज्वालामुखी के निकले हुए जो लावा जब धीरे धीरे पृथ्वी पर जमता गया, तो उसी के कारण जो ढक्कन का पठार निर्माण हुआ है। और जब आग्नेय चट्टानें होती हैं, तो आग्नेय चट्टानों के जब इसमें उद्गमन होता है, जब बाहरी तत्वों के द्वारा, चाहे हम वायु की बात करें, चाहे हम जल की बात करें, या फिर हम तापमान की बात करें,
तो इनके द्वारा जब जो चट्टानें होती है, आगनी चट्टान होती है, तो आगनी चट्टान जब टूटती है तो उसके परिणाम स्वरूप काली मिट्टी का निर्माण होता है। और हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के बहुत अधिक क्षेत्र में और इवन मध्य प्रदेश के जो मालवा रीजन है उसमें भी काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो वह ढक्कन के पठार का क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि उसका निर्माण भी आग्नेय चट्टानों के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। तो काली मिट्टी का निर्माण आग्नेय चट्टानों से होता है, और काली मिट्टी के बाद जब मतलब पीली मिट्टी का निर्माण भी आग्नेय चट्टानों के परिणाम स्वरूप होता है, क्योंकि जो पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा निकला हुआ है उसमें जो लोहा, जो आयरन तत्व की प्रधानता होती है, इस कारण से इनका रंग मतलब आगे चलकर इसमें आयरन होता है और भी अनेक तत्व होते हैं, परंतु इससे काली मिट्टी होती है। और काली मिट्टी के परिणाम मतलब काली मिट्टी जब और उस पर दबाव पड़ता है तो पीली मिट्टी बदल जाती है। तो इस प्रकार से जो आगनी चट्टान है उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। और भारत में जो ढक्कन का पठार है और विश्व के अनेक पठार, चाहे हम साइबेरिया के पठार की हमने चर्चा की, चाहे हमने कोलंबिया के पठार को आपको बताया, तो इन सभी पठारों का जो निर्माण हुआ है वह आग्नेय चट्टानों के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में, यानी जो आंतरिक भाग जिसे हम एस्ट्रोनोस्फीयर कहते हैं, तो एस्ट्रोनोस्फीयर के भाग से जब ज्वालामुखी के माध्यम से जो लावा निकलता है तो लावा के परिणाम स्वरूप ही आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। और पृथ्वी पर जितने भी पठार हैं तो अधिकतर पठार, यदि पठारों की हम बात करें तो पठारों का निर्माण इसी मतलब ज्वालामुखी के माध्यम से निकले हुए लावे के कारण हुआ है, परंतु इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। यह आग्नेय चट्टानों की विशेषता है। ठीक, अब हम दूसरी चट्टानों की बात करते हैं, अवसादी चट्टानों की। जो अवसादी चट्टानें होती हैं वह आग्नेय चट्टानों के का ही परिणाम है, यानी आग्नेय चट्टानों से ही अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। आप समझ लीजिए अब कैसे होता है। जैसा कि मान के चलिए जो आग्नेय चट्टान है जो कि ज्वालामुखी के लावे से निकली हुई है, तो वह जब उस पर जब जल, वायु या फिर तापमान इनका असर होता है तो इसके परिणाम स्वरूप जो आग्नेय चट्टान होती है वह टूट जाती है, और टूटकर धीरे धीरे उस मतलब उसके जो सेडिमेंट होता है, जो अवसाद होता है, वह एक स्तर पर जमा होता जाता है। तो इसी के कारण अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे कि हमारी जो गंगा नदी है या फिर ब्रह्मपुत्र नदी है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो हिमालय क्षेत्र में जो मलबा है तो उसको गंगा नदी द्वारा बहाकर बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, और धीरे धीरे स्थानांतरित करने के परिणाम स्वरूप उसमें एक परत उत्पन्न हो जाती है कि अभी मान के चलिए यह मतलब एक परत मतलब बंगाल की खाड़ी के माध्यम से, बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के माध्यम से, जो गंगा नदी के द्वारा बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही बड़े वेग से जो मलबा इस बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित किया गया है, क्षेपित किया गया है, उसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे वह मलबा इकट्ठा होता जाता है और अवसादी चट्टानों का निर्माण करता है। क्योंकि उस पर एक मलबे की परत के ऊपर दूसरी परत होती है, तीसरी परत होती है, चौथी परत होती है, तो इस कारण जब दबाव पड़ता है तो दबाव के कारण इसमें जो जीव जंतु फंसे होते हैं, जो जीव जंतुओं की जो हड्डियां होती हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप इसमें क्या होता है, हम सुनते हैं कि मतलब जो समुद्र के अंदर होता है, मतलब समुद्र के अंदर भाग से तेल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, गैस निकलता है, तो वह इसी अवसादी चट्टानों का परिणाम है। क्योंकि यदि मान के चलिए जो नदियां हैं, गंगा नदी के द्वारा बहुत बड़ी स्तर पर मतलब मलबे को, हिमालय क्षेत्र से मलबे को स्थानांतरित करके जब वहां पर जब बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित किया जाएगा और धीरे धीरे वहां पर मतलब वहां पर पेड़ के पौधे की पत्तियां, जानवरों के जो मतलब जो बचा हुआ हिस्सा जीवाश्म होता है वह लाकर इसमें फंस जाएगा, तो धीरे धीरे उस पर दबाव पड़ेगा, तो दबाव के परिणाम स्वरूप उसमें जो टेम्परेचर उत्पन्न होगा, हीट उत्पन्न होगा, तो जब जो थोड़ा कम टेम्परेचर होगा, जब कम दबाव होगा तो उससे डीजल का निर्माण होगा, जब उस पर और अधिक दबाव उत्पन्न होगा तो उससे पेट्रोल का निर्माण होगा, और उससे सबसे अधिक इस पर दबाव होगा तो उससे गैस का निर्माण होगा। तो अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। जितने भी जो ईंधन के साधन हैं, जो ईंधन है, चाहे हमने पेट्रोल की बात की, गैस की बात की, या फिर डीजल की बात की, या फिर सेल ऑयल की बात की, जो कि अमेरिका द्वारा उपयोग किया जा रहा है, तो इन सभी का निर्माण भी अवसादी चट्टानों के परिणाम स्वरूप होता है। अवसादी चट्टानों में ही जो पेट्रोल पाए जाते हैं, तेल पाए जाते हैं, वह इन्हीं में पाए जाते हैं। अभी भारत के जो बॉम्बे हाई है, यानी महाराष्ट्र के पास में समुद्र के महाराष्ट्र का जो तट है उससे करीब 100 किलोमीटर दूरी पर एक बॉम्बे हाई क्षेत्र है। तो बॉम्बे हाई क्षेत्र में जो पेट्रोल डीजल पाया जाता है वह इसी अवसादी चट्टानों का ही परिणाम है। क्योंकि जो भी ईंधन पाया पृथ्वी के आंतरिक भाग में, चाहे हम कोयला की क्यों ना बात करें,
तो कोयला इसलिए बना हुआ है क्योंकि वह अवसादी चट्टानों के भीतर है। जब वह मलबा धीरे धीरे वहां पर जमा होता गया, इसके साथ साथ पेड़ पौधे, जीव जंतु के जो बचे हुए भाग थे वह भी इसके अंतर्गत जमा होते गए और अपन पर दबाव पड़ा, तो दबाव के परिणाम स्वरूप वह ईंधन के रूप में आज हमारे सामने है। तो कोयला भी ईंधन का परिणाम है। इसके अलावा जो कोयला, इसके अलावा जो पेट्रोल डीजल, सब यह अवसादी चट्टान के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। तो इस प्रकार से जो अवसादी चट्टानें होती हैं उसमें एक लेयर सी बच जाती है, उसमें परतदार होती है। यानी अवसादी चट्टानों का निर्माण ही परत के द्वारा होता है कि एक परत के बीच मतलब बाद दूसरी परत तीसरी परत, इस प्रकार से अवसादी चट्टानें होती हैं, वह परतदार होती हैं। इसके अलावा जितने भी जो जीवाश्मों के साक्ष्य मिलते हैं वह अवसादी चट्टानों पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अवसादी चट्टानों के उदाहरण क्या है हमारे सामने। यदि वैश्विक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर हम अवसादी चट्टानों के उदाहरण की देखने की बात करें तो पृथ्वी पर जितने भी जो फोल्डेड माउंटेन पाए जाते हैं, जो मोड़दार पर्वत पाए जाते हैं ना, जिसे हम बलत मोड़दार पर्वत कहते हैं, तो सभी बलत मोड़दार पर्वतों का निर्माण इन्हीं अवसादी चट्टानों के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। यानी अब जो बलत पर्वत हैं उनमें सबसे पहला पर्वत है हिमालय। हिमालय एक फोल्डेड माउंटेन है, बलत पर्वत है। इसके अलावा जो रॉकीज पर्वत है जो कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर रॉकीज पर्वत है, वह भी एक प्रकार का बलत पर्वत है। इसके अलावा जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में जो एंडीज पर्वत है, इसके अलावा एटलस पर्वत जो कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में जो कि एटलस पर्वत है, वह भी इसका एक मतलब उदाहरण है फोल्डेड माउंटेन का, बलत पर्वत का। इसके अलावा जो यूराल पर्वत है, आल्प्स पर्वत है जो कि यूरोप महाद्वीप में है, तो इन सभी पर्वत जो कि बलत मोड़दार पर्वत है, उन सभी पर्वतों की उत्पत्ति यही जो अवसादी चट्टान है, तो अवसादी चट्टानों के परिणाम स्वरूप हुई है। तो हम यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति को समझ लेते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति अवसादी चट्टानों से कैसे हुई। इसको समझना बहुत मतलब एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। तो हम उसको एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जो बलत पर्वत होते हैं, तो बलत पर्वतों की जो उत्पत्ति हुई है वह अवसादी चट्टानों का परिणाम है। क्योंकि उदाहरण के लिए मान के चलिए, जो हम बात करें जो भारत का जैसे हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत जब अभी मतलब जो उत्पन्न हुआ था, जो बना था, तो इसकी उत्पत्ति लगभग मतलब बहुत समय पहले हुई थी, यानी कार्बोनिफेरस युग हुआ था। तो उसके पश्चात ही इस हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। तो इसके परिणाम स्वरूप जैसे मान के चलिए यह है भारत का दक्षिणी भाग, दक्षिण भारत का भाग। तो कभी यह अफ्रीका महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप के जहां पर आप आज मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है, उस क्षेत्र से यह भारतीय भूभाग जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं, वह जुड़ा हुआ था। ठीक, तो जब यह धीरे धीरे प्लेट के संचरण के कारण, प्लेटों में गति के कारण यह भाग उत्तर की ओर गति करना प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से उत्तर की ओर इसने गति की, तो धीरे धीरे यह यहाँ पर जो कि यूरेशिया महाद्वीप था, यूरेशियाई प्लेट थी, यहाँ पर यूरेशियाई प्लेट थी। तो धीरे धीरे जब भारत का प्रायद्वीपीय भारत का जो भाग है वह धीरे धीरे इस दिशा में गति संचलन करता गया। तो यहाँ पर उस समय पर जब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो रही थी, तो यहाँ पर एक टेथिस भूसन्नति थी, टेथिस भूसन्नति यानी टेथिस सागर, यहाँ पर जल भरा हुआ था। तो क्या हुआ, धीरे धीरे यूरेशियाई भाग से बहुत सी नदियों के द्वारा इस टेथिस सागर में जल का निक्षेपण हुआ। तो जब बहुत सी नदियां का किनारा इसी तरफ था, मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत की बहुत सी नदियां थी जो कि अभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वह प्राचीन समय में इसी टेथिस सागर में गिरा करती थी। तो धीरे धीरे इन नदियों के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में मलबा लाकर इस टेथिस सागर में जमा किया गया। तो टेथिस सागर में जब जमा किया गया, इसी प्रकार से यूरेशियाई महाद्वीप का जो बहुत बड़ा मतलब जो बहुत अधिक नदियां थी, वह भी उन नदियों के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मलबा जमा किया गया। तो जब यहाँ पर जो मलबा जमा किया गया, तो जब यह भाग जो कि प्रायद्वीपीय भारत का भाग था वह इस तरफ गति कर रहा था, यानी आप इस तरफ गति कर सकते हैं, उत्तरी तरफ गति कर रहा था। तो धीरे धीरे जब गति कर रहा था और यहाँ पर मलबा था,
तो जब यहाँ का भाग इस जो यूरेशियाई भाग से था वह टकराया, तो जो मलबा था, यहाँ पर जो मलबा जमा हो गया था, वह धीरे धीरे मतलब वह मलबा एकदम से उठ गया, जिसे आज हम हिमालय पर्वत के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से जो जो अवसाद था, यहाँ पर जो हमने जो नदियों के माध्यम से देखा ना कि अवसाद किस प्रकार से इस तैथिस सागर में, तैथिस भूषण नदी में जो क्षेपित हो रहा था, जमा हो रहा था, तो इसी अवसाद के परिणाम स्वरूप तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से जितने भी जो बलत पर्वत हैं, जो मोड़दार जो कि बलत पर्वत जो कि वर्तमान में है, उन सभी मोड़दार बलत पर्वतों का उद्भव इसी अवसादी चट्टानों का परिणाम है। तो जो अवसाद जो कि तैथिस सागर में था, वो है जब हम भारतीय जो प्रायद्वीपीय प्लेट थी, जो ऊपर उत्तर की ओर गति कर रही थी, तो इसके परिणामस्वरूप जब यह भाग और यह भाग जो अभिसारी प्लेट किनारा था, जब यह किनारा और यह किनारा, यूरेशियाई प्लेट का यह किनारा और भारतीय प्लेट का यह किनारा एक दूसरे से टकराया, तो इसके परिणामस्वरूप जो मलबा यहाँ पर था वह ऊपर उठ गया और आज हिमालय के रूप में विद्यमान है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जो अवसादी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानों के परिणाम स्वरूप ही जो बलत पर्वत है उनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक, तो यहाँ पर हमने दो चीजों को समझ लिया। सबसे पहले हमने आगरी चट्टानों की उत्पत्ति को समझा, आगरी चट्टानों के कारण किस प्रकार से ढक्कन जैसे पठार, कोलंबिया का पठार, साइबेरिया का पठार का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आगरी चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से होता है, और आगरी चट्टानों के निर्माण के बाद जो पठार, जो कि वर्तमान में बहुत अधिक पठार हैं, जितने पठार हैं, उन पठारों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण मतलब आगरी चट्टानों है। और पृथ्वी पर लगभग 95% एरिया में आग्नेय चट्टानें ही पाई जाती हैं। इसके बाद हमने देखा कि अवसादी चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से नदियों के द्वारा बहाए गए मलबे के द्वारा या फिर वायु की गति के द्वारा, वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जो मतलब जो चाहे मिट्टी की या रेत की बात करें तो उसके द्वारा मलबा स्थानांतरित किया जाता है। तो उसके परिणाम स्वरूप जो अवसाद, जो चट्टान टूट जाती है और दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है, तो उसके कारण अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। और अवसादी चट्टानों के निर्माण का प्रमुख हमने जो उदाहरण बताया हुआ है वो है नवीन बलित मोड़दार पर्वत, नवीन बलित मोड़दार पर्वत, जिनमें हिमालय एक प्रमुख पर्वत है। इसके अलावा एंडीज, रॉकी, आल्पस, एटलस, यूराल, इन इत्यादि हमने बलित पर्वतों की उत्पत्ति को भी हमने देखा। इसके अलावा तीसरी जो चट्टानें होती हैं जिन्हें हम कायांतरित चट्टान कहते हैं, जिसे हम मेटामॉर्फोसिस चट्टान भी कहते हैं। तो इनका निर्माण किस प्रकार से होता है? अभी हमने दो चट्टानों की बात की, जो हमारी तीसरी चट्टान है वह है कायांतरित चट्टान। तो जो कायांतरित चट्टान होती है उनका निर्माण आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों के परिणाम स्वरूप ही होता है। यानी जब लावा के माध्यम से जो आग्नेय चट्टान जो हमारे सामने थी, वह उस पर जब जल के द्वारा क्रिया की गई, या फिर जब वायु के द्वारा क्रिया की गई, या फिर जब तापमान के कारण क्रिया की गई, तो इसके कारण उसके रूप में परिवर्तन होता है। जो अभी तक जो आग्नेय चट्टान थी, तो आग्नेय चट्टान के रूप में परिवर्तन हुआ जल, वायु और तापमान के परिणाम स्वरूप, तो उसके कारण कायांतरित चट्टान का निर्माण होगा, सेडिमेंटरी चट्टान का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से चट्टानों का निर्माण होता है। तो किस प्रकार से जो कायांतरित चट्टानें होती है, तो कायांतरित चट्टानों का परिणाम होता है, जैसे कि उदाहरण की हम कायांतरित चट्टानों के उदाहरण की बात करें तो जो जबलपुर में जो संगमरमर पाया जाता है, तो वह भी कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। जैसे जो अभी जो वर्तमान में जो कोयला है, तो हम जानते हैं कोयले से हीरे का निर्माण होता है। तो कोयले से हीरा बनना भी एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, क्योंकि जब पृथ्वी पर जो तापमान, जो सूर्य का तापमान रहेगा, तापमान का प्रभाव उस पर पड़ेगा, तो हजारों वर्षों तक जब उस चट्टान पर पृथ्वी के तापमान का प्रभाव पड़ता है, तो इस तापमान के कारण उस चट्टान में जब वो है मतलब अधिक तापमान होता है, तो एक चट्टान तापमान के प्रभाव के कारण, टेम्परेचर के प्रभाव के कारण फैलती है। और जब वो है शीत का प्रभाव, जब ठंड का प्रभाव होता है तो सिकुड़ती है, क्योंकि जब ठंड होती है तो बर्फ जम जाती है, और जब गर्मी होती है तो बर्फ जल के रूप में बह जाती है। तो इसके कारण स्वरूप जो केमिकल जो प्रक्रिया हुई, तो उसके कारण जो चट्टान जो अभी तक थी, जो आग्नेय चट्टान थी, उसने अपना रूप परिवर्तन कर लिया, और लाखों वर्षों के पश्चात इस प्रकार से रूप परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। तो कायांतरित चट्टान को हम, जो शब्द है कायांतरित चट्टान, उसको हम स्पष्ट कर सकते हैं कि कायांतरित, जिसकी काया में हो परिवर्तन वो है कायांतरित, जिसके रूप में परिवर्तन होना,
यानी अभी जो आग्नेय चट्टान थी वह हजारों वर्षों के पश्चात कांत चट्टान में परिवर्तित हो गई। जैसे कि जबलपुर में जो 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 हमारे पास जो संगमरमर पाया जाता है वह भी कांत चट्टान का उदाहरण है। इसके अलावा जो स्लेट पाई जाती है, जो कि मंदसौर में स्लेट पाई जाती है, तो वह भी कांत चट्टान का उदाहरण है। ठीक, तो इस प्रकार से जो कांत चट्टानें होती हैं वह इन्हीं आग्नेय चट्टानों और अवसादी चट्टानों के रूप में परिवर्तन के कारण इनका निर्माण होता है। तो इस प्रकार से एक चक्र का जन्म होता है, जिसे हम स्वयं चक्र कहते हैं कि आग्नेय चट्टान कांत चट्टान में बदल जाती है और कांत चट्टान अवसादी चट्टानों में बदल जाती है। अभी हमने देखा कि ज्वालामुखी के माध्यम से जो काली मिट्टी थी, सॉरी जो जो लावा निकला था, जो ढक्कन के पठार के रूप में जमा हुआ था, तो वह आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। परंतु जब वह जो लावा था, अब वह लावा पर जल, वायु इत्यादि और टेम्परेचर जैसे तत्वों का प्रभाव के कारण वह जब टूट जाएगा तो वह अवसादी चट्टानों के रूप में